सारथी। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू। ममता सरकार रेप विरोधी कानून करेगी पेश, भाजपा को भी मिला समर्थन। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज, कल जारी होगी पहली सूची। हरियाणा में कई कांग्रेस विधायकों का कट सकता है टिकट। आज से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। सीएम योगी कल फिर बनेंगे पार्टी के सदस्य। आगे की रणनीति पर संघ पदाधिकारियों ने किया मंथन। केरल में बैठक के दूसरे दिन पंजाब के हालात पर हुई चर्चा। मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में महिला समेत 2 की मौतें, 9 लोग घायल। लोगों का दावा ड्रोन से बम गिराए गए। दक्षिण भारत में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, पीएम ने की तेलंगाना आंध्र के सीएम से बात। 200 राज्यों के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अहम खबर आपको हम बताते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। शाम 4:30 बजे बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री को अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्यता दिलाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और मिस्ड कॉल के जरिए पीएम बनेंगे बीजेपी के सदस्य। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और मौजूदा सदस्यों को भी फिर से सदस्यता लेनी होगी। तो जो सदस्य अभी भी बीजेपी के हैं, उन्हें दोबारा से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। यह बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। और जो मौजूदा बाकी के सदस्य हैं, इन्हें भी दोबारा से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, आज से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। तो आज से इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शाम 4:30 बजे बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में कार्यक्रम होगा। और प्रधानमंत्री को अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्यता दिलाएंगे। और अब एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता दें, उनके आवास का घेराव किए जाने की बात सामने आई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी डिप्टी सीएम के आवास का घेराव कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम खबर सामने आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव, अहम खबर आपको हम बता दें। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लगातार बने हुए हैं। शिवा, लगातार हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, घेराव कर रहे हैं, इनकी मांगे हैं। और इनका कहना है कि देखिए, कुछ अधिकारी खुद को सरकार से ऊपर समझ रहे हैं और इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश का भी वो पालन नहीं कर रहे। क्या वजह है आखिर? तमाम लोग बहुत न्याय करे योगी सरकार। देखिए, सरकार ने तो 3 महीने का वक्त दे दिया है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस चयन प्रक्रिया से दूर है, उनकी सरकार के जो बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी हैं, उन सभी की एक मेरिट के आधार पर लिस्ट तैयार हो और उन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन अभी भी शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार यही विश्वास है कि जो शिक्षा विभाग में बैठे जो अधिकारी हैं, उनकी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देंगे। हाईकोर्ट से जरूर एक झटका लगा है उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो बैठे अधिकारी वो खुद को हाईकोर्ट से ऊपर समझते हैं। इसलिए पिछले कई सालों से इनकी जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। मेरिट आधार पर जो लिस्ट है वो जरूर तैयार होती है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। तमाम जो लोग हैं इसी बात को लेकर के और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और तमाम लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर इसलिए भी आए हैं क्योंकि आरक्षित वर्ग है और आरक्षण को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो आरक्षित वर्ग है उनके वर्ग में बोलते भी हैं और इसीलिए शायद वो इसी डिप्टी सीएम के आवास पर आए हैं। लेकिन
पुलिस का जो घेरा है, सुरक्षा घेरा है, उसको तोड़ करके लोग अंदर आए हैं। लेकिन पुलिस ने अभी कह दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य के आवास के अंदर जाने से पहले उनसे एक बातचीत जरूर की जाएगी। कुछ अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लगातार यहाँ धरना दे रही कई सालों से, आप क्या लगता है आपकी चयन प्रक्रिया पूरी होगी? प्रक्रिया क्या सर, जब हाई कोर्ट ने मान लिया है आरक्षण घोटाला है, मुख्यमंत्री ने भी मान लिया है, फिर हम लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर कब तक हम लोग अन्याय सहते रहेंगे? हम लोगों की हिस्से की नौकरी कोई और कर रहा है। जब सरकार ने बोल दिया है 3 मंथ के अंदर नई चयन सूची जारी करे, उन लोगों को बाहर के रास्ते से जैसे मन वैसे हम लोग नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जो हम लोगों की हिस्से की जॉब है उसे तो दे दिया जाए। नई चयन सूची में हम लोगों को अंदर रखा जाए और उन लोगों को जैसे मन वैसे रखा जाए, लेकिन हम लोगों को जहाँ जगह है वहाँ दिया जाए। हम लोग उस बार भी ऐसे इंतजार करते करते आचार संहिता का बहाना करके टाल दिए, 3 साल से झेल रहे हैं। फिर इस बार अब सुप्रीम कोर्ट का क्या चाहते हैं? अधिकारी मुख्यमंत्री से बढ़कर या हाई कोर्ट से बढ़कर है? जो अधिकारी नहीं चाहते हम लोग क्योंकि हम लोग दलित पिछड़ा वर्ग है ना, इसलिए हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर यही इनके लोग होते हैं, जनरल के लोग, तुरंत न्याय दे दिया जाता। आप लोग काफी समय से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, अब आपको क्या लगता है आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा? जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग की अब लाशें जाएंगी बस यहाँ से। अगर नियुक्ति पत्र जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जाएंगे ही नहीं। अब आपका आगे प्लान क्या? मुख्यमंत्री तो है नहीं लखनऊ में, बिल्कुल मिलेंगे, बिना मिले तो यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग नियुक्ति पत्र लिए बिना ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग 6 साल से हम लोग के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। इसलिए क्योंकि हम लोग दलित पिछड़े हैं। मतलब ये हुआ था कि कहा गया था कि हाई कोर्ट का जैसे आर्डर आएगा हम त्वरित इस पे समाधान करेंगे, त्वरित आपको नियुक्ति पत्र दिलाएंगे। फिर अब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये हो रहा है कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट तक खींचा जाए, तब तक हम कहेंगे अब ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हमको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकारियों की गलती है। जब मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, उप मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि हाँ ये मतलब स्वागत योग्य है, अब मतलब सही ये आया है आरक्षण का, जो भी ये हाई कोर्ट से आर्डर आया ये सही है, तो फिर हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों, इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या अधिकारियों की मतलब अधिकारी मुख्यमंत्री से ज्यादा बढ़ के हो गए हैं? मतलब उनकी बातें नहीं मान रही। उन्होंने कहा था कि समस्या का हल तुरंत निकाल के इन लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, तो फिर क्यों हम लोग के साथ देरी हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि इन लोग को फिर यही हो गया 2022 में 5 जनवरी 2022 को ये हुआ था कि इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, 6 को दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग को टाइम नहीं, 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, फिर इसके बाद में आजकल 3 साल हो गए हैं। कहाँ हो गया हम लोग का न्याय? अब फिर यही है कि 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम, 3 महीने के अंदर समय है, फिर हमको ये 10 साल ऐसे टरकाएंगे। तो जब तक हम लोग को हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर ये नहीं मिला तो हम लोग की लाशें जाएंगी और इसके जिम्मेदार यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी और हमारे जो न्याय प्रिय कहलाते हैं मुख्यमंत्री जी, जो हम उनसे बहुत ज़्यादा ये है कि वो न्याय प्रिय हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम लोग के साथ न्याय करेंगे। हम लोग की लाशें हम लोग के घर पे नहीं भेजेंगे। धन्यवाद। ये वो वर्ग है जो लगातार ये कह रहा है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है और उसी आरक्षण में घोटाले के चलते इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जिसका सीधा खामियाजा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जाता है। तो अब मुख्यमंत्री भी इस बात को मानते हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद में कि आरक्षण में घोटाला जरूर हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को इस चीज को जरूर कहा है कि मेरिट के आधार पर सबके लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद जिसको भी नियुक्ति पत्र दिया जाना है उनको नियुक्ति पत्र देकर के शिक्षा का पत्र प्रदान करे। लेकिन इनका सोचना यह है कि हो सकता है कि मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है, सरकार उसको चैलेंज करती है, तो उसकी नियुक्ति फिर कहीं ना कहीं सालों के लिए अटक जाएगी। पिछली बार इन्होंने क्या कहते हैं कि कोविड का बिल्कुल साफ तौर पर शिवा हम देख पा रहे हैं कि लगातार इनकी ओर से ये मांगे की जा रही हों और आज देखिए घेराव करने के लिए भी पहुंचे। बन रहेगा हमारे साथ में, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सीधा मुरादाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर पुलिस उपाधीक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह जो है वो चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सलामी लेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।
देवियों में सज्जनों, विशाल टोली के नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल आईटीआई श्री मोहम्मद आसिफ खान और पुलिस ध्वज को थामे हुए हैं कांस्टेबल आईटीआई श्री दीपक शर्मा। मुरादाबाद से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण है पावन दिन, पुलिस अधिकारियों के जीवन में वीर सावरकर है, एक अचल स्तंभ है, एक नया विहार है। प्रांतीय पुलिस सेवा में पड़ने वाले कदम एक नई जिम्मेदारी और एक नए उत्तरदायित्व का अनुभव कराएंगे। यह शपथ है तिरंगे के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति, समाज के प्रति, इस संस्थान के प्रति, अपने परिजनों के प्रति और स्वयं अपने प्रति। यह शपथ है निष्ठा की, ईमानदारी की और एक कुशल प्रशासन की। राष्ट्र की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है तिरंगा झंडा। तीन रंगों के मेल से बना तिरंगा प्रतीक है हमारे शौर्य का, बलिदान का, खुशहाली का, धैर्य का, सत्य का, शुद्धता का, विश्वास का, प्रगति का और हरियाली का। अब संस्था प्रमुख महोदय से सादर अनुरोध है कि शपथ ग्रहण की कार्रवाई संपन्न कराने की कृपा करें। मैं जितेंद्र कल्याण पुत्र छत्रपति कल्याण शपथ लेता हूँ तथा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। कमांडर जिगालो। दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में निशान टोली के मैदान से प्रस्थान करते समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा सभी वर्दीधारी सल्यूट करें। कमांडर
तो मुरादाबाद से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। अब लखनऊ लेकर चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता शिवा लगातार मौजूद हैं। शिवा, अभ्यर्थियों से आप बात कर रहे थे, यहाँ पर उनकी ओर से जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अगर हाईकोर्ट का कहना नहीं माना जाएगा तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे और धरना देंगे। फिलहाल प्रशासन ने, जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इनकी ओर से क्या आश्वासन दिया गया है इनको, और क्या इनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पुलिस अधिकारियों की कोशिश यही है कि डिप्टी सीएम के आवास का जितना भी एरिया बाहर है जहां पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उस पूरे एरिया को खाली कराया जाए। लेकिन अभ्यर्थियों का लगातार कहना है कि वो किसी भी तरीके से जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा तब तक वो इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। 4.5 साल का वक्त बीत चुका है और 4.5 साल से वो शिक्षक पद की भर्ती के लिए तमाम जगहों पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास आते हैं तो कभी किसी मंत्री के दरबार जाते हैं। तमाम जगहों पर इन्होंने रोष व्यक्त प्रदर्शन भी किया और उनको वहां से उठा करके पुलिस ने इको गार्डन भेजा और ये सीधे सीधे कह दिया कि आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। और कई मुकदमे भी इन शिक्षकों के ऊपर दर्ज हुए लखनऊ के अंदर। तो ये अपनी अपनी तरीके की जो कोशिशें हैं उस पर लगातार लगे रहते हैं। और आज भी तकरीबन 20 मिनट पहले ये लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर अभी भी डटे हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको साफ तौर से दिखा दें कि लगातार ये लोग इसी तरीके से हाथों पर तकिया लेकर के कर रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर अब यहाँ से हटने वाले नहीं है। लेकिन प्रशासनिक अफसरों का, पुलिस के बड़े अधिकारियों का कहना है कि उनकी बात को केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अभी भी अपने आवास में मौजूद है, लेकिन बाहर आकर के इन बच्चों से, इन अभ्यर्थियों से मिलने का जो वक्त है वो शायद उनके पास नहीं है। और इसी वजह से शायद इनका रोष बार बार उमड़ता भी है कि जब अधिकारी या कोई भी मंत्री या डिप्टी सीएम वो अगर अंदर बैठा हुआ है तो बाहर आकर के वो अपनी बात कर भी सकता है और आश्वासन भी दे सकता है। लेकिन किसी भी तरीके से जब वो बाहर नहीं आते हैं, जब किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करते हैं, तो तब जा करके इन बच्चों का जो रोष है वो सड़कों पर हमको देखने को मिलता है। पुलिस के अभी भी लगातार प्रयास है कि इन सभी लोगों को, सभी अभ्यर्थियों को यहाँ से उठा करके सीधे सीधे जो लखनऊ का अस्थायी धरना स्थल इको गार्डन बनाया गया है उस जगह पर इनको भेज दिया जाए और इनका धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से यहाँ से खत्म करा दिया जाए। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं पुलिस की ओर से यही प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन खत्म कराया जाए। शिवा, इन परीक्षार्थियों से और बात कीजिए जो, माफ कीजिएगा, अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी क्या और मांगे हैं, किससे शिकायत है और कब तक इस तरीके का धरना इनकी ओर से चलता रहेगा? देखिए, एक पहले तस्वीर हम आपको दिखा दें कि ये अभ्यर्थियों को उठाने की लगातार जो कोशिशें हैं वो पुलिस के अधिकारी धीरे धीरे कर रहे हैं। और अब पुलिस का शायद वो समय जो है वो पूरा हो चुका है कि 15-20 मिनट तक आपको यहाँ पर धरना देना था, आपको सामने आना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन अब एक एक करके सभी को यहाँ से उठाने का जो प्रयास है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है और सभी पुलिस अधिकारी और सभी पुलिसकर्मी इस कार्य में जुट गए हैं। तो इन सभी को इसी बस के जरिए यहाँ से हटाने की कोशिश पूरी की जा रही है। सभी लोगों को जबरन यहाँ से धरना खत्म कराया जा रहा है और सभी अभ्यर्थियों को जबरन किस तरीके से पुलिस यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, तस्वीरों के माध्यम से आप सीधे देख सकते हैं। उसमें सभी अभ्यर्थी, देखिए, एक तरीके से गुस्सा भी है और सभी अभ्यर्थी आगे भी बढ़ रहे हैं और जरूर हल्की सी नोकझोंक जो है वो पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से लेकिन लगातार अभ्यर्थियों को घसीट करके ले जा रहे हैं और पुलिस के बीच और इन अभ्यर्थियों के बीच कहीं ना कहीं एक तीखी झड़प भी है। और पुलिस के अधिकारियों का कहना यह है कि उनको धरना खत्म कराने के लिए ऊपर से आदेश भी है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को एक एक करके इस जगह से हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। पुलिस के सभी लोग यहाँ पर, सभी अधिकारी मौजूद हैं और अभ्यर्थी किस तरीके से यहाँ पर उठाए जा रहे हैं तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं हलचल जो है वो काफी तेज हो गई। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की ओर से यहाँ पर इन सभी जो भी अभ्यर्थी थे इनको बसों में भरकर यहाँ से हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इको गार्डन पहुंचाया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भगदड़ जैसा जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये पहुंचे हुए थे, फिलहाल वो भी सड़क पर तितर-बितर फैले हुए हैं। और ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस के साथ में कुछ लोगों की मुठभेड़ भी हो रही है। शिवा, कुछ लोग यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से खींच कर ले जाया जा रहा है, तस्वीरों में वो भी कैद हो रहा है।
देखिए, तस्वीरों के आप माध्यम से देख सकते हैं कितनी बेदर्दी तरीके से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ से घसीट करके पुलिस ले जा रही है। और तमाम पुलिस के प्रयास यही है कि किसी भी शिक्षक को यहाँ पर, जो शिक्षक अभ्यर्थी उनको यहाँ ना छोड़ा जाए, इसलिए पूरी ताकत पुलिस के अफसर झोंक रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई शिक्षक अभ्यर्थी ना बचे। तस्वीरों में आप साफ तौर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये कालिदास मार्ग की तस्वीरें हैं, जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो आवास है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से जो डिप्टी एसपी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, एडिशनल एसपी हैं, वो सभी लोग अपने अपने तरीके से इन सभी लोगों का धरना प्रदर्शन यहाँ पर खत्म कराने के लिए लगे हुए हैं। तो एक तरीके से बहुत जबरन ये जो धरना दिया गया था उसको खत्म कराने के लिए पुलिस के अधिकारी भी अब अडिग हो चुके हैं और धीरे धीरे यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों को घसीट करके उनको बस तक ले जाया जा रहा है, ताकि पुलिस की बस से इनको यहाँ से हटा करके इको गार्डन ले जाया जा सके। बिल्कुल साफ तौर पर इन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इको गार्डन ले जाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं। और देखिए, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में किस तरीके से यहाँ पर उन्हें जबरन बसों में भरकर ले जाने की कोशिश की जा रही है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। कुछ छात्रों की ओर से बताया जा रहा है बैरिकेडिंग भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। शायद यही वजह है कि तुरंत ही पुलिस एक्टिव हुई और इन लोगों को यहाँ से हटाए जाने का प्रयास किया जाने लगा। शिवा, क्या अब तक कोई आश्वासन दिया गया? डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंचे थे ये लोग, क्या कोई भी किसी भी तरीके की बात इन अभ्यर्थियों से कही गई? देखिए, अभी किसी भी तरीके की कोई बात नहीं की। अभी इनको 15 मिनट ही सिर्फ आया हुआ था धरना देते हुए, और 15 मिनट के बाद ही पुलिस अफसर इनके ऊपर टूट पड़े हैं। पुलिस की जो टुकड़ियां थी, जो रिजर्व फोर्स थी, वो इस भीड़ के ऊपर, इस धरना प्रदर्शन की भीड़ के ऊपर कूद पड़ी है और इनको हटाने का जबरन प्रयास कर रही है। लेकिन दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थी भी ऐसे लोग हैं जो इस धरने को खत्म नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जब तक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाहर आकर के मिलेंगे नहीं, उनको आश्वासन नहीं देंगे, तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। लेकिन पुलिस अफसरों की लगातार जोड़ तोड़ यही कवायद है कि इस पूरे धरना प्रदर्शन को अभी तुरंत यहाँ से खत्म कराया जा सके, सभी लोगों को यहाँ पर पुलिस वैन में और बस में भर करके इको गार्डन भेजा जा सके, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर अभी 15 मिनट बाद ना दिखाई दे सके। इसलिए पूरा प्रयास पुलिस अधिकारियों का यही है कि पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन को यहाँ पर खत्म कराया। बिल्कुल साफ तौर पर पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन को रोके जाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं, लखनऊ में आरक्षित वर्ग के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवा, हम देख पा रहे हैं कि पीछे किस तरीके से जो भगदड़ है हम कह सकते हैं, या फिर जो हलचल है वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ते हुए नजर आ रही है। और आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। छात्रों ने डिप्टी सीएम के आवास के बाहर घेराव किया था। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। लखनऊ में आरक्षित वर्ग के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और वो गुस्सा आज साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शिवा, इन लोगों को भरकर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला जो अभ्यर्थी हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थी और उनका साफ कहना था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जबकि पुलिस प्रशासन ने कई तरीके से डराने की भी कोशिश की कि आप पर मुकदमा हो जाएगा, आपको यहाँ से हटना होगा, जो धरना स्थल है आप वहां पर जाइए। लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि एक लंबे वक्त से हर कोई ये कह रहा था कि हम 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे हिस्से की नौकरी हमको मिलेगी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में अपडेट नहीं हो रहा है। तो गुस्सा उनका बहुत जायज है, लेकिन आखिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, आपको एक पहली बात बता दें कि ये भर्ती थी वो 2018 में निकली थी और आज 2024 का आधा लगभग साल बीत चुका है। और अब भी अगर शिक्षा के इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं रोष इन सभी के अंदर है। और आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, ये युवा अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो लगातार जिनको पुलिस के अधिकारी, जिनको पुलिस के लोग, पुलिसकर्मी खींच करके ले जा रहे हैं और बस के अंदर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो लोग अपना धरना खत्म करने की जिद पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका धरना खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ फिर से आप तस्वीरें देखिए, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाहर का वो आवास है जहां पर पुलिसकर्मी एक एक करके सभी लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी इस धरना प्रदर्शन को खत्म नहीं करना चाहता, यहाँ से हटना नहीं चाहता है। लेकिन पुलिस के जो कर्मी हैं, जो कर्मचारी खाकी वर्दीधारी हैं, वो लगातार इस धरने को खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दूसरी तस्वीर हम आपको ले चलेंगे जहां पर जो लड़कियां हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो भी बैठी हुई हैं धरने पर। लेकिन लगातार उनको अभी बाद में उठाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पहले उनको हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जो ताकत है उनकी कम की जा सके। और इधर महिला अभ्यर्थी बैठी हुई है। जैसे जैसे पुरुष अभ्यर्थी को हटाया जाएगा उसके बाद इनकी भी बारी आएगी और इनकी बारी के लिए जो महिला पुलिसकर्मी है
वो भी इस जगह पर तैनात है कि ताकि जैसे ही पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया जा सके और उसके बाद से महिला अभ्यर्थी जो है, जो बैठी हुई धरने पर, जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, उनको हटाने का काम किया जा सके। तो धीमे धीमे जो हटाने का दौर है वो पीछे से शुरू हो रहा है और पीछे से आगे आने के बाद तक वो पूरा दौर जो है वो एकदम शुरू हो जाएगा। तो इसी के बीच में दोनों के बीच की जो आपस की टकरार है, जो विवाद है, वो हम देख रहे हैं लगातार। और जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे अब से तकरीबन 25 मिनट पहले, उनको जबरन किस तरीके से पुलिस घसीट करके यहाँ से हटाने का काम जो है वो कर रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी तस्वीरें के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो लखनऊ में आरक्षित वर्ग के छात्रों की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो गुस्सा है अभ्यर्थियों का वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रशासन इन लोगों को यहाँ से हटाने का पूरा प्रयास कर रहा है और छात्रों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया हुआ था, जिसके बाद अब इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस के जो जवान है वो इन्हें जबरन उठाकर गाड़ी के माध्यम से बसों में भरकर इको गार्डन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर किस तरीके से घेराव किया गया है वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तो लखनऊ में आरक्षित वर्ग के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा इनका साफ तौर पर नजर आ रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर घेराव किया गया है। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस का 11:30 बजे बड़ा खुलासा। मीडिया से चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे भांडाफोड़। पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे भांडाफोड़। एआईसीसी मुख्यालय में पवन खेड़ा की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसकी भूमिका है वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को, ये दो महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये दो सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा, अगली स्लाइड पर आए। ये पहली इरेगुलरिटी, ये पहला गैर कानूनी काम, आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी,
तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्शर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41 लाख रुपए लिए, 22,41,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्रूडेंशियल से 7,07,195 मिली, और सेबी से उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 35,26,521। अगले साल आ जाइए 18-19 में, तो आईसीआईसीआई की तनख्वाह डबल हो गई, 422% बढ़ गई। 422% increase in the salary given by ICICI Bank to the whole-time member of SEBI। 4,71,29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में, और प्रूडेंशियल से भी मिल रहा है 2,17,908 रुपए, और सेबी से सैलरी मिल रही है 41,25,172 रुपए। आप भी सोच रहे होंगे कि वो ज्यादा अच्छा अवतार है, कई जगह से तनख्वाहें मिलती हैं। 19-20 में आ जाइए, अभी भी ये मेंबर, होल टाइम मेंबर, अब 110% वृद्धि हो जाती है उनकी सैलरी जो आईसीआईसीआई बैंक से मिलती है। अब मिल रहा है इनको साहब 1,21,59,387 रुपए, और प्रूडेंशियल से ले रही हैं 2,17,908 रुपए, और सेबी से 43,89,784 रुपए। ये 89 होता है, 89। अब आइए 20-21 में, तब भी ये होल टाइम मेंबर, 416% वृद्धि होती है आईसीआईसीआई बैंक की जो तनख्वाह इनको मिलती है, 4,64,39,786 रुपए, और प्रूडेंशियल से मिलता है जो पिछले साल मिला था वही 2,17,908 रुपए, और सेबी की तनख्वाह है 40,07,595 रुपए। अब 21-22 आ जाता है। 21-22 में इन्हें आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है, लेकिन प्रूडेंशियल से 2,17,908 रुपए मिलते हैं, और इसी साल आईसीआईसीआई बैंक से ईसॉप मिलना शुरू होता है 2 करोड़। और ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी जहां पर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं सेबी को लेकर। एआईसीसी पवन खेड़ा का ये बड़ा खुलासा हमने आपको बताया। मीडिया सेल चेयरमैन पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया सेल चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ाफोड़ करते नजर आ रहे हैं। 17,89,838 रुपए। टीडीएस मिलता है 6,37,816 रुपए, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 78,38,820 रुपए। 23-24 में बैंक से नहीं मिल रहा, प्रूडेंशियल से मिल रहा है 2,17,908 रुपए। सेबी की तनख्वाह है 57,54,464 रुपए। टोटल बैंक से इस दौरान वो ले चुकी हैं 12 करोड़
63,47,239 रुपए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स ले चुकी हैं 22,41,169 रुपए। ईसॉप ले चुकी हैं 2,84,12,918 रुपए और टीडीएस 1,10,20,817 इन पर आईसीआईसीआई ने दिया। तो कुल मिला इस दौरान आईसीआईसीआई से 16,80,22,143 ले चुकी हैं। तनख्वाह से भी कि आप पूछेंगे इस दौरान कितनी हुई, तो 3,30,28,246। अब तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है? इस शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो उनको ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं। आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है। और एआईसीसी मीडिया सेल चेयरमैन पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जहां पर उन्होंने सेबी को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। दीक्षांत परेड समारोह के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा जी, निदेशक अकादमी अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव सबरवाल जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और अकादमी से जुड़े हुए सभी हमारे प्रशिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पुलिस उपाधीक्षक पद के 74 प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड के अवसर पर आज जो शानदार परेड अपने 12 माह 15 दिन के प्रशिक्षण के दौरान इन प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, इसकी सराहना करते हुए आप सभी 74 पुलिस उपाधीक्षकों को दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल, सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको भी मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने इस दौरान अपने परिश्रम, लगन और मनोयोग से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आपकी सफलता के लिए
आपके माता पिता, अभिभावक, अन्य मित्रों, सहयोगियों और अकादमी के प्रशिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा है। इसके लिए भी मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अंतः कक्ष प्रशिक्षण के अंतर्गत कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, पुलिस रेगुलेशन, विधि विज्ञान, भाषा ज्ञान इत्यादि से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के बारे में जहां अध्ययन कराया गया, वहीं साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में इन नए कानूनों के बारे में भी प्रशिक्षण इन सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया गया। हम सब जानते हैं कि हमारी वर्दीधारी पुलिस फोर्स हो, अर्धसैनिक बलों के जवान हो या सेना के, उनके प्रशिक्षण के बारे में एक बात बहुत ही स्पष्टता से कही जाती है कि प्रशिक्षण के दौरान जितना अधिक पसीना बहेगा, सेवा काल के दौरान उतना ही कम रक्त बहाने की नौबत आएगी। और 12 माह 15 दिन का आपका ये प्रशिक्षण एक चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने की दिशा से आपको इसलिए भी गौरवान्वित करेगा, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबके मन में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक अवधारणा दी है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं, जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्य का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना भी की गई है। आप एक पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और
आपकी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन होना है। आपसे हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने, एक मित्र पुलिस की छवि को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए आप सभी अपना 100% योगदान देंगे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ साथ विनम्रता का अद्भुत समन्वय बनाए रखते हुए कर्तव्य परायणता, अनुशासन और सत्यनिष्ठा का सफल उदाहरण आप सभी स्थापित करेंगे। पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डटकर खड़े रहना, तक कर्तव्य की वेदी पर स्वयं को अर्पित करना ही होता है। समाज का जनमानस में पुलिस की यूनिफॉर्म को देखकर सुरक्षा और विश्वास का भाव जागृत होना चाहिए। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता और कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित की पीड़ा को कम कर सकती है, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खड़ा उतरते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से मजबूत होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए हैं। पुलिस का आधुनिकीकरण किया है। पिछले 7 वर्ष में पुलिस बल में नई भर्तियों को लेकर के संसाधनों की उपलब्धता में अपार वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी की गई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 60,200 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न की गई। पिछले 7 वर्षों के दौरान पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को भी 3 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। और दीक्षांत परेड समारोह में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।